सऊदीज ने एक डिफेंस एग्रीमेंट करा पाकिस्तान के बिल्कुल। साथ, कतर भी बात कर रहा है वैसी एग्रीमेंट की, आज कुवैत भी वही बात कर रहा है वैसी एग्रीमेंट की। तो पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो रिप्लेस कर सकता है सिक्योरिटी को फॉर द जीसीसी कंट्रीज वंस द अमेरिकन बेसिस हट जाती है। वो क्यों? वो जी हाँ, देखिए सुनिए, पाकिस्तान जो है इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स पावर है। पाकिस्तान वो कंट्री है जिसकी डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल के साथ है ही नहीं। पाकिस्तान वो कंट्री है जो ओआईसी की 57 कंट्रीज हैं, उनके वेस्ट एशिया में जो ओआईसी की कंट्रीज हैं सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं। पाकिस्तान वो कंट्री है जो आज मल्टीपोलर वर्ल्ड में तीनों बड़ी ताकतें पाकिस्तान से बात करना चाहती हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज है, जहां तक वेस्ट का ताल्लुक है, जहां तक वेस्ट एशिया का ताल्लुक है, अमेरिका का ताल्लुक है, दे आर क्रेडिबल, वो बहुत अच्छी हैं। तो कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसके पास ऐसी काबिलियत है कि वो एंकर हो सकता है इस्लामिक फ्रेमवर्क का। पहले तो इसका मतलब क्या है, इस्लामिक फ्रेमवर्क का मतलब ही क्या है, ये देखिए। आपने एक वीडियो बनाया है कि इस सब के दौरान जब हम डोनाल्ड ट्रंप के जिक्र कर रहे हैं, इजराइल की हम बात कर रहे हैं, ईरान की, कि पाकिस्तान जो है वो सुटेबल एंकर है फॉर इस्लामिक फ्रेमवर्क। तो क्या इस्लामिक नेशंस की आप बात कर रहे हैं? और पाकिस्तान के बारे में तो पिछले दिनों खबरें ये छप रही थी कि वो इतने क्राइसिस में है कि बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इधर जब हुतीज ने हमला किया सऊदी अरब के ऊपर, और अगर सऊदी अरब वापस हमला करता है ईरान के ऊपर, और ईरान यानी हुतीज का हमला माना जाएगा कि ईरान का हमला हो रहा है सऊदी अरब के ऊपर, तो पाकिस्तान तो इतने क्राइसिस के सिचुएशन में फंसा हुआ है, वो जो तराजू लेके बैठा है वो अक्सर ही हिला जा रहा है। तो वो ऐसे में कहाँ लीडर बन जाएगा? आप कह रहे हैं कौन से फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं बात कर रहा हूं आपसे बहुत सीधी कि जहां तक पाकिस्तान है, जब अमेरिकन फोर्सेस जीसीसी कंट्रीज से हट जाती हैं, उनकी बेसेस हट जाती हैं, और वहां की जो जीसीसी कंट्रीज है लोकल ट्रेड करना शुरू कर दें विद लोकल करेंसी, ट्रेड अगर शुरू करें या युआन में करें, अगर वो ट्रेड कर लें, और उसके बाद जो लोकल मसले हैं वो लोकल तरीके से हल करे जाए, ना कि बाय द हेल्प ऑफ आउटसाइड पास, तो उसको हम बोलते हैं रीजनल फ्रेमवर्क, जिसकी अब्बास अरागची ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब ये रीजनल फ्रेमवर्क में क्या होगा अगर वहां से सिक्योरिटी हट जाती है? जैसे आप जानती हैं कि पाकिस्तान, अच्छा एक बात आपको मैं और बताऊं, 17 जून को जब ये एमओयू साइन हुआ है, कई लोगों का इसका इल्म नहीं है कि 17th ऑफ जून द एमओयू वाज साइन। 23 जून को जो ईरान के प्रेसिडेंट है पेजेश्कियन, ही मेड अ विजिट टू इस्लामाबाद। वहां पे उन्होंने कई बातें करी, बताया गया। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हुई होगी कि देखिए, अब जो है एमओयू साइन हो गया है, ये फाइनल डील में तब्दील होगा तो एक रीजनल फ्रेमवर्क बनेगा। उसके लिए हमें एक एंकर चाहिए। तो जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इसीलिए 14 और 15 जुलाई को, जब 8 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी, 14 और 15 जुलाई को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही पेड अ विजिट टू टर्की। हाँ, वो भी हमें मालूम है, रिपोर्ट किया था वहां पर टर्की प्रेसिडेंट खुद उनको रिसीव भी किया। सो दे हैव डिस्कस्ड वेरियस, बिकॉज़ दे हैव। आपकी बात मैं समझ रही हूँ, आप जो जिस तरह से ये पूरा नक्शा आप खींच रहे हैं, अगर पाकिस्तान वाकई इतना अहम मुल्क है तो इस सबको वो अपनी एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अभी भी देखिए, आप इस पूरे जंग के दौरान भी यूएई ने इस बात को लेकर धमकी दे दी कि हम पैसे आपसे वापस ले लेंगे जो हमने आपको लोन दिया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच भी सारा का सारा कर्ज को लेकर ही पूरा ये मामला है कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वो सऊदी की जो आर्मी है उसको ट्रेन भी करता है। इनके बीच डील भी इस तरह की हुई कि अगर एक पे हमला होता है तो दूसरे पे हमला माना जाएगा, जिसको काफी मजबूत डील माना गया। और इसीलिए तो इतना परेशान है पाकिस्तान के, इधर तो उसको सऊदी अरब को संभालना है जिससे उसको पैसा मिलता है और जिसके साथ उसकी डील हुई है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप यानी इधर ईरान को संभाले तो सऊदी परेशान, सऊदी को संभाले तो इधर अमेरिका परेशान। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, आपकी बात को मैं सिंपल टर्म्स में बता देता हूं क्या है। देखिए, पाकिस्तान जो है आज उसके पास बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज आज वो एक बहुत अहम बन गया है रीजनल प्लेयर इन वेस्ट एशिया। उसके पास जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तीनों की तीनों बड़ी ताकतें उसके साथ हैं। एक सबसे बड़ी कमजोरी जो सिर्फ पाकिस्तान ही हल कर सकता है वो उसकी गवर्नेंस है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चेस जिस मुल्क में जलाए गए इंडिया, मसाजिद शहीद की गई इंडिया, सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे जिस मुल्क में तबाह किए गए वो इंडिया। आपने माइनॉरिटीज़ के साथ ये सलूक किया। फिर ये सारी चीज़ें
आगे बढ़ती चली गई। और अब आपसे मेरा जो आपने पूछा इंडिया कहाँ पे खड़ा है, आप मुझे बताएं पाकिस्तान को आप आगे कहाँ पे देखते हैं? बहुत आगे देखते हैं ना। इंडिया ने सबसे बड़ी गलती ये की कि इन्होंने अपने सक्सेस और डिक्लाइन को पाकिस्तान के साथ एसोसिएट कर लिया। वाह वाह। अब पाकिस्तान को इंडिया को कुछ करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने अपने आप को बेहतर करना है। ऑटोमेटिकली आप देखें पाकिस्तान की कहीं पे तारीफ होती है, दिल्ली में मातम शुरू हो जाता है। पाकिस्तान कहीं पे सक्सेस पे कर रहा होता है, ये मातम शुरू हो जाता है। पाकिस्तान अब इस तरफ देख रहा है, ये मिडल ईस्ट की तरफ, यूरेशिया की तरफ। पाकिस्तान लार्जर गेम को देख रहा है। इंडिया लिटरली हमारी बैकग्राउंड में चला गया। ये लिटरल भी है और ये ऐसा हो भी रहा है, ये हकीकत भी है कि वो हमारी बैकग्राउंड में चला गया। पाकिस्तान के पास और बहुत सारी चीज़ें, हमने ईरान की जंग रुकवानी, हमने वर्ल्ड वॉर 3 रोकनी, हमने और बहुत सारी चीज़ें करनी। तो अल्लाह का फजल और करम है। इंडिया ऑन दी अदर अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों, अपनी हिंदुत्वाइजेशन, सैफ्रोनाइजेशन, फैशिज्म जो होता है ना उसाम भाई, और जब आप एक बुचर ऑफ गुजरात, एक वो शख्स जिसकी CV में लिखा है कि उसने लोगों को कत्ल किया मुसलमानों